आप किस पे कम्पीट कर रही हैं भारत के लिए यहाँ? मेरा कैटेगरी F46 है और मैं जेवलिन थ्रो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आप जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हैं उसको लेके आप कितनी एक्साइटेड हैं कि आप देश के लिए कम्पीट करने जा रही हैं और मेडल लाने के आपके हाई चांसेस हैं? हाँ जी, तैयारी बहुत अच्छी है और पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा करके देश के लिए मेडल लें। आने से पहले जैसे आप बता रही तैयारी अच्छी है, तो इससे पहले क्या मतलब कि और कहाँ कहाँ आपने कम्पीट किया जिसकी वजह से आपको ये है लग रहा है कि हाँ भाई जिनके अगेंस्ट आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आप कम्पीट करेंगी तो आप देश के लिए मेडल लाने की आपकी मजबूत दावेदारी है? जी, पहले मैंने एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और मेरी 4th पोजीशन रही थी, तो उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और अभी ट्रायल में भी मैंने अच्छा थ्रो किया था, तो उससे लग रहा है कि हम इधर भी अच्छा थ्रो करके अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। बिल्कुल। और मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ सबसे, एक वो ये है कि जब कोई भी जैवलिन फेंकता है आपकी तरफ तो मुझे हमेशा ये पूछने का मन करता है कि नीरज चोपड़ा का जो मेडल था वो कितना मोटिवेशन देता है आप सभी जैवलिन थ्रोवर्स को, चाहे पैरा में हो या एबल्ड बॉडी में हो, कि वो कैसे आप लोगों को मोटिवेशन देता है और कितना मोटिवेट करता है अच्छा करने का, और इसकी वजह से कितनी जागरूकता बढ़ी, लोगों को देश में पता चला जैवलिन थ्रो भी कुछ होता है? जी सर, बिल्कुल। उनका मेडल टोक्यो में आने के बाद लोगों को पता चल गया है कि जेवलिन थ्रो क्या होता है। तो अगर कोई पूछता है कि आप क्या खेलते हो तो हम बोलते हैं कि जेवलिन थ्रो, तो तुरंत अरे नीरज चोपड़ा, तो वैसे बोल के हमें वो करते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ अभी पता है। और अभी एथलेटिक्स में भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं जेवलिन थ्रो में मेडल आने के बाद, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल वो सबसे मैं पूछता हूँ, जो कि तैयारी तो आपकी अच्छी है और ये बार नारा लग रहा है इस बार 25 बार, पिछली बार 19 बार 25 बार, तो ये मोटिवेट करता है खिलाड़ी को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, या थोड़ा सा प्रेशर बनाता है यार 25 मेडल लाना है, सबको मिला के अपना योगदान होना चाहिए? नहीं सर, मोटिवेट कर रहा है और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, तो बिल्कुल 25 पार कर देंगे इस बार। लगता है इस बार सब में आपस में कंपटीशन है, पैरा टीटी हो, पैरा बैडमिंटन हो, पैरा शूटिंग हो, पैरा एथलेटिक्स हो, सब लोग हैं कि भैया हम ज़्यादा लाएंगे, हम ज़्यादा लाएंगे, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन है। हाँ जी सर, पूरी सभी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हम भी आए हैं तो मेडल दे, तो सब ट्राई कर रहे हैं। और कंपटीशन एथलेटिक्स में प्लेयर ज़्यादा है, तो एथलेटिक्स में ज़्यादा मेडल रहेंगे। फिर से अपना अपना कैटेगरी बता दें जेवलिन। मेरा कैटेगरी F46 जेवलिन थ्रो। F46। हाँ। शैलेश कुमार जी, सबसे पहले तो बधाई आपको पेरिस आने के लिए। आप बताइए सबसे पहले आप किस कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं भारत के लिए? थैंक यू। मेरा नाम शैलेश है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम पेरिस में हाई जंप इवेंट और T63 कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप इस मैच, अपने मैच से पहले अपनी तैयारी आपकी कैसी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरा फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स है और मैं यहाँ आया हूँ, अच्छी ट्रेनिंग चल रहा है मेरा, और उम्मीदें हैं कि मैं यहाँ अपना 100% दूँ और अपने गेम को एंजॉय करूँ। अभी इंडिया की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, इतने मेडल आए, अवनी ने गोल्ड मारा, आपके एथलेटिक्स में प्रीति ने आपको मेडल ब्रॉन्ज। दिलाया है, तो उस हिसाब से आप लोग में एक्साइटमेंट कितना बढ़ गया मेडल लाने के लिए? और भी दूसरे जब साथी खिलाड़ी को अच्छा करते देखते तो इससे कितना एक्साइटमेंट बढ़ता है? बिल्कुल, जब हमारे देश के जब तिरंगा ऊपर जाता है तो हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम भी चाहते हैं कि अपने देश के लिए मेडल ज़्यादा से ज़्यादा जीतूं और अपना देश का नाम रोशन करूं। तो अभी तक मेरा 5 मेडल आया हमारे इंडिया के लिए, जो एथलेटिक्स जीता है शूटिंग में, और प्रीति पाल ने जो हमारा एथलेटिक्स में जीती है मेडल, तो कहीं ना कहीं उसी से ज़्यादा खिलाड़ी को मोटिवेट करता है कि हाँ मैं अपने आप को और थोड़ा पुश करूँ और मेडल के करीब जाऊँ, ताकि हमारा जो मेडल टैली है वो और इम्प्रूव हो। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार लग रहा है एथलेटिक्स से सबसे बड़ा दल आया भारत से, पैरा एथलेटिक्स का, उस हिसाब से लगता है इस बार बेस्ट ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक होगा पैरा एथलेटिक्स के द्वारा। मेडल्स टैली में हाँ, कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा पैरा एथलेटिक्स करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार हमारा टोटल 19 मेडल आया था ऑल ओवर में, लेकिन इस बार हमारा जो एथलेटिक्स का टीम है वो 38 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑफकोर्स ज़्यादा इस बार हम रिकॉर्ड मेडल का रहेगा हमारा। बिल्कुल। दीपा जी, अभी तक भारत की शुरुआत हुई है, मेडल्स आए हैं जी, गोल्ड भी आया है अवनी का, एथलेटिक्स जो आपका पेट इवेंट था, जो आपका इवेंट था, उसमें भी मेडल आ गया प्रीति का। आप ओवरऑल अभी तक इंडिया के परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं? मुझे बहुत खुशी है, और खासकर एक महिला खिलाड़ी होने के नाते और 4 साल एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी निभाते हुए
मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि अब तक के जो 5 मेडल आए हैं उसमें से 4 मेडल महिला मेडल हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जोश और उठकर आगे आई है और मेडल्स तो आ ही रहे हैं। अवनी ने तो इतिहास रच दिया, उसने डबल गोल्ड लिया है और प्रीति इंडिया की पहली ट्रैक रनर बनी है जो ओलंपिक पैरालंपिक में आके उन्होंने ट्रैक इवेंट में मेडल लिया है और आज भी उनका एक इवेंट है और मुझे लग रहा है वो एक और मेडल ज़रूर लेंगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है। शूटिंग से जो उम्मीद थी वो बहुत अच्छी चल रही है। पैरा बैडमिंटन के अभी लीग मैचेस चल रहे हैं तो बहुत जल्दी पैरा बैडमिंटन से भी हमको अच्छी खबर आने लगेगी। एथलेटिक्स अभी शुरू ही हुआ है, आज फिर मुझे उम्मीद है मेडल आएगा। निशाद इज़ ऑन द फील्ड, प्रीति इज़ ऑन द फील्ड। तो ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा। 1-2 अप्स एंड डाउन्स हुए हैं बट विच इज़ फाइन। शीतल का इंडिविजुअल मेडल मिस हुआ बट उनका टीम इवेंट अभी है, लेकिन जो रैंकिंग राउंड में उन्होंने 700 प्लस का स्कोर देके पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बराबर करते हुए सेकंड रैंकिंग प्राप्त करी। एक 17 ईयर ओल्ड छोटी सी लड़की, आर्मलेस, ओनली आर्मलेस आर्चर इन द वर्ल्ड, तो उसने भी हज़ारों दिल जीते हैं, लाखों दिल जीते हैं। तो पैरा स्पोर्ट्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इंडिया में भी वर्ल्ड में भी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल अच्छे बन गए, शानदार बन गए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, छोटी छोटी डिस्पेंसरी बन गई जहां अच्छा और फ्री इलाज होता है। 24 घंटे बिजली मिलती है, बिजली फ्री है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम है और अब हर महीना हर महिला को, बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है। दोनों जगह, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता है, पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं। हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। हम क्या कह सकते हैं, डेट चेंज की हो तो उनका अपना होगा। वो तो आपको याद है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो खामखा में डेट चेंज कर ली। तो इनका अपना होता है, बीजेपी का हिसाब किताब, उस हिसाब से ये इलेक्शन की डेट रखते हैं। नहीं, मैंने यही तो कहा कि जो इनका, जैसे इनका दिल करता है बीजेपी वालों के और उनकी जो प्रॉक्सी पार्टीज है उनके इशारों पे सब कुछ चलता है यहाँ। तो पर मुझे खुशी है कि जितने भी ऑफिसर हैं वो यही के लोकल हैं जिनको लाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे 87 में गड़बड़ होने के बाद हुई थी और तब का आज तक वो खून खराबा बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी स्टाफ है, जो भी लोग इलेक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में अपना रोल निभाएंगे। वक्त की जमीनों को लेना दे रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद नेतृत्व कर रहे हैं इसका। ऐसा है, देश में अकेला स्टेट है, आप सब जानते हैं, बिहार, जिसमें नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवाया। ये तो थे 10 साल, क्यों नहीं करवाए थे जातीय गणना? और हम लोग जब इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश जी ने मुंबई के मीटिंग में कहा कि एजेंडा में डालिए जातीय गणना को। इनके जितने सारे साथी हैं इनके गठबंधन के, सब ने विरोध किया वहाँ पर।
और गन्ना ही नहीं कराया, मुख्यमंत्री जी ने कब किया, जब बीजेपी भी साथ था, जातीय गन्ना। और उस गन्ना के आधार पर उन्होंने तय किया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जो गरीब हैं 94 लाख उनको मदद किया जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इनको तो जब मौका मिला था ये तो पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिए थे। काहे नहीं पूछते हैं क्यों नहीं आरक्षण दिए थे पंचायत में? आरक्षण विरोधी है, इस तरीके का हाँ, लोग पे लगा रहे हैं। ये परिवारवाद के अलावा कुछ समझ में आता है इन लोगों को? आरक्षण विरोधी है तो 2005 में पंचायत में दलित को, अति पिछड़ा को आरक्षण किसने दिया? 2006 में। ये तो पंचायत में भी आरक्षण नहीं दिए थे। नीतीश कुमार जी जब आए हैं तब उन्होंने आरक्षण दिया। और ये जातीय गन्ना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का आइडिया। 3 लाख और प्रक्रिया ढील कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले, और जो समाज के आते हैं। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई ये आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिए। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया। बताओ इसमें किसका नुकसान? मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में जनपद न्यायाधीश के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी से जनपद स्तर की न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रही समस्याओं के व्यवहारिक समाधान स्पष्ट हुई होगी। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में जनपद स्तर पर न्यायपालिका की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि सुधार के सभी आयामों पर तेजी से प्रगति होनी चाहिए। मैं एक अच्छे बदलाव का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि हाल के वर्षों में जुडिशियल ऑफिसर्स के चयन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। इस वृद्धि के कारण कई राज्यों में कुल जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या में महिलाओं की संख्या 50% से कहीं अधिक है। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। हमारी न्यायपालिका के सम्मुख ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर
न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारी सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चोत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास कट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम हैं। तब हमारा मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा तब है। देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है? कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। 2 o'clock in the morning, we received a call that one car has plunged into the river, that is Kumbarjoa Canal at Zuem, which is then the other side leading to Gaundalim in Old Goa. Then my Kundam fire station staff immediately they made the turnout. They reached here. My Old Goa people with their water tender, they reached over here, and one car had plunged into the river. Then we saw that one lady was there in the car, and she was accompanied by one male person also. Then the lady rescued herself, and she said that the companion was there with her. He also came with her, but she was in a confused state of mind whether he's there or whether he was in the car. But finally now we took the help of Navy divers, and we have retrieved the car. We tracked the car, we retrieved it now, and with the crane
but no any body or nobody was found in the car. So you says one body is missing, a lady is saying. No, I can't comment because I don't know whether we were not the eyewitness. So I don't know whether he is missing or whether he is not there. So exactly where is the location his file? This is a Kumbarjoa canal. Okay. Yeah, this is Kumbarjoa canal. One side is Santistev, the other side is Gaundali. Your good name, sir? I'm Ajit Kamath, Assistant Divisional Officer, Central Zone, Ponda. 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी, ऐसे हंसावास खुर्द गांव है यहाँ पर बाडरा थाने के अंतर्गत, तो वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ियों में प्रतिबंधित मांस खा रहा है, ऐसी सूचना हमें मिली थी। कुछ संस्था के लोग भी वहाँ गए थे जिन्होंने शिकायत करी थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने वो जो मांस था उसका सैंपल ले लिया है और उसे लैब में भिजवा दिया है, FSL में भिजवा दिया है। तो जैसे ही लैब की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन उन लोगों ने दूसरी झुग्गी झोपड़ी में जाकर शक के बिना पर 2 लोगों का किडनैप करा और वहां से उनसे साथ मारपीट करी। मारपीट में एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 7 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है। पुलिस रिमांड लेने वालों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि और किसी का भी नाम आएगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, क्या पुलिस किया गया? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन इसके बावजूद किडनैप करके ले गए। नहीं, सूचना तो प्रतिबंधित मांस हंसाबाद खुर्द में वो सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है, पर जो किडनैप हुआ है वो दूसरी झुग्गी झोपड़ी से हुआ है किडनैप। वो कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से किडनैप हुआ है और उसको लेके गए हैं वहाँ से। कितने लोगों को अरेस्ट किया है, कितने माइनर्स को डिटेन किया है? इसमें 7 को अरेस्ट किया है, जिनमें से 2 माइनर हैं, उनको हमने बोस्टल जेल में भेज दिया है और 4 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सर, क्या इसमें कुछ और मिले हैं जो अभी हमने पुलिस रिमांड लिया हुआ है, अगर किसी और का भी नाम आया तो उसमें अरेस्ट किया जाएगा उसको भी। सर, ये जो मृतक है इसकी फैमिली में ये यहाँ पे क्या करता वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और ये डिस्ट्रिक्ट 24 परगना से बिलोंग करता है और यहाँ पर ये कूड़ा वगैरह उठाने का काम करता था, कबाड़ा बेचने का काम करता था। सर, एक सवाल ये है, हमें इलेक्शंस भी हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है? आपको क्या शक है और इसको लेकर क्या क्या आप लोग तैयार? हाँ, ये हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। उसके लिए हमने पुलिस फोर्स का इंतजाम किया हुआ है। हमारी SSB की एक कंपनी आई हुई है और हमारी हरियाणा पुलिस की भी कंपनी है यहाँ पर, और सोशल मीडिया पे भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। यदि कोई भ्रामक कोई पोस्ट डालता है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच। हरियाणा में 10 साल से ही लोग आजिज हैं। हरियाणा के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आजिज आके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर, केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली, जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है, और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा, और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं, वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे। दिल्ली, अब पंजाब और अब हरियाणा है, कैसा देखते हैं, क्या रहे? राज्य का निर्वाचन के बाद पहली बार विदिशा में आगमन, और इसमें भी उनकी रुचि के अनुसार जो महिला सशक्तिकरण का अभियान उन्होंने चलाया था, तो लखपति दीदियों का कार्यक्रम उन्होंने किया। चूँकि मैं राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, आजीविका मेरे मिशन जो है वो मेरे मंत्रालय में आता है और केंद्र में वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो आज मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आया था, और वास्तव में ये जो चित्र है महिला सशक्तिकरण का, मुझे गर्व है कि इसकी शुरुआत शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में की थी, और आज प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को 3 करोड़ तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा अभी तक बन चुकी है, और मुझे विश्वास है कि जो लक्ष्य है हम उसको पार करेंगे।
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज जी और हमने लंबी राजनीतिक यात्रा साथ साथ की है। आज मैं राज्य में मंत्री हूँ और वो केंद्र में मंत्री हैं। उनका हृदय से अभिनंदन है। इंदौर के एक